वेलकम वंस अगेन। मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपने चैनल पर 11th और 12th का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस और साथ में जेईई नीट के लिए भी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आइए इसी सीरीज में आज हम करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमारे चैनल पे कवर हो चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स और बाकी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। लास्ट टॉपिक हमने एंड किया था डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पर, व्हाट आर डायमेंशंस और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं। आज हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन वैसे तो हम लोगों ने 4 पढ़े थे, लेकिन आप लोगों को 3 पढ़ने हैं, जिसमें से बुक में आपको 2 दिए हैं और एक ये वाला जो थर्ड एप्लीकेशन है वो आपको एक न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके, डायमेंशनल फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे कि कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? यह कहता है कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है, इफ अ फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट, तो क्या कंडीशन बनेगा? देन डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अगर आपको डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिल रहे हैं, दैट मींस डायमेंशनल इक्वेशन इज, दैट इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन इज इनकरेक्ट। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है mlt का पावर -2 और फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो क्या हमारा फॉर्मूला करेक्ट है? ये हम चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि फोर्स के लिए हमारे पास पहले से डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है, मास के लिए होता है m, एक्सेलरेशन के लिए होता है lt का पावर -2। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड आर इक्वल। ये मैंने आपको एक सिंपल इक्वेशन लेकर समझाने की कोशिश की है। अब थोड़े बड़े इक्वेशन लेकर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं। सपोज हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करके बताएंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम पढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर या डायमेंशंस ऑफ। डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर। अब वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, lt इनवर्स होता है इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू l का पावर 2 t का पावर -2। ये निकल गया हमारा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो हमारे राइट हैंड साइड में क्या क्वांटिटी दी हुई है? u स्क्वायर प्लस 2as, इसके डायमेंशंस। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, जिसको फाइनली हम डायमेंशन ऑफ u का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो इसको स्किप कर देंगे, डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ s। यहां पर हमको क्या ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब u क्या है? u भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, lt इनवर्स का पावर 2 प्लस एक्सेलरेशन का होता है डायमेंशन lt का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l। यहां पर हो गया हमारा l स्क्वायर t टू द पावर -2 प्लस l स्क्वायर t टू द पावर -2। यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि इसको हम 2 टाइम्स l स्क्वायर t का पावर -2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 लेंथ है 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो इसको ऐड करने पर भी हमको डायमेंशन मीटर में ही मिलता है, 2 टाइम्स मीटर में नहीं मिलता। तो इसकी वैल्यू भी होगी l स्क्वायर t का पावर -2। अब अगर हम चेक करें तो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो हमारा इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट। दिस इक्वेशन इज
करेक्ट। वाई करेक्ट? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल आए। इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जिसमें मैं क्वेश्चन को पहले से ही गलत लेकर चलूंगा, तो लास्ट में डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि मैं यहां पर क्या गलत लेकर शुरू कर रहा हूं। चलिए करते हैं, एक और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब दोनों तरफ के डायमेंशंस निकालेंगे। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ S which is equal to dimension which is equal to L। फिर निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ U इंटू टी। मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, प्लस डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T। तो ये हो गया हमारा U है इनिशियल वेलोसिटी, LT इनवर्स हो गया। T के लिए कैपिटल T, टाइम के लिए, एक्सेलरेशन के लिए L T का पावर -2 और टाइम के लिए T। तो यहां पर आ गया हमारा L T का पावर -2 प्लस L T का पावर -1। अब ये दोनों आपकी डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो ये हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इस केस में करेक्ट नहीं आया। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि गलती हम लोगों की कहां पे थी? हम लोगों ने इक्वेशन को स्टार्टिंग से ही गलत लिया था। एक्चुअल में इक्वेशन में यहां पर टी स्क्वायर होता है, तो क्या अगर मैं यहां टी स्क्वायर कर दूं तो इक्वेशन करेक्ट आ जाएगा? चलिए देखते हैं। तो यहां टी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर मैंने गड़बड़ की थी, ये L है, टी इनवर्स और टी कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर भी टी का पावर -2 और टी का पावर 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो L प्लस L मुझे 2 टाइम्स L मिल जाएगा। तो इस तरीके से L प्लस L मुझे L मिल जाएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर आपको दिया है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है तो आपका इक्वेशन करेक्ट है, अगर नहीं है तो इक्वेशन इनकरेक्ट है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, जिसमें आपको मिसिंग डायमेंशन को कहीं पे फिट करना है। उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के बाद के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम कंप्लीट एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। मूव करते हैं, फिलहाल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ v, तो ये आएगा L T टू द पावर -1 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड LHS। उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी LT इनवर्स के बराबर आएगी। कैसे आएगी चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T। U का डायमेंशन होता है LT इनवर्स, A का डायमेंशन होता है LT का पावर -2 और T का डायमेंशन होता है T। LT इनवर्स प्लस LT इनवर्स विच इज इक्वल टू LT इनवर्स विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज करेक्ट। इस प्रकार से आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको और एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट है तो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल सीरीज में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट के सॉल्व करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम सेकेंड रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आप फाइनल एग्जाम्स में या फिर अपने ऐसे एफए में भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आप कॉम्पिटिटिव में भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन होता है। साल भर की तैयारी में हम ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। एक एग्जाम्पल बुक में दिया है, उसी एग्जाम्पल को मैं लेकर कर रहा हूं, लेकिन इस एग्जाम्पल में मैं एक एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी शुरू से लेकर चल रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है बस वही फिजिकल क्वांटिटीज बचेंगे। फाइनली अगर आप कोई एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी डालते हो फॉर्मूले में तो वो एलिमिनेट हो जाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो चलिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन या रिवॉल्यूशन। पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो यहां पर ऑसिलेशन वर्ड यूज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने पेंडुलम को यहां पर लाकर छोड़ा
तो वो आया सेंटर पे, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द ऑपोजिट साइड, फिर आया सेंटर पे, फिर अपनी पोजीशन पर। तो इतना पूरा कंप्लीट करने के लिए, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लेट्स से मास, जिस मास को हमने टांगा है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बॉब, छोटा सा गोल सा स्पीयर जो यूज किया जाता है। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ कंप्लीट थ्रेड प्लस बॉल के रेडियस तक का डिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये थ्रेड है और मेरी उंगली एक बॉल है, तो यहां पर आपका सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस, टेकिंग द टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड रेडियस ऑफ द बॉब, इसको कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ। सपोज मास ऑफ द बॉब को मैं एम से डिनोट करता हूं, इफेक्टिव लेंथ को एल से डिनोट करता हूं। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एंड सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम, जिसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, ये डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब, इफेक्टिव लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर। तो हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फॉर्मूला डिराइव करने में हमको एक इश्यू ये होता है कि हमको कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए हम कांस्टेंट को सिर्फ के लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे कई जगह पर कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई, 3 पाई, 1, 2, 3 कुछ भी आती है, तो उस तरीके से हमको कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू इस प्रोसेस से नहीं मिलती है, लेकिन फॉर्मूला हमको मिल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस को फॉलो करना है। बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, तो प्रोपोर्शनल टू मास का पावर ए। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ, तो एल का पावर बी। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी का पावर सी। तीनों को कंबाइन कर देंगे तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एम का पावर ए, एल का पावर बी एंड जी का पावर सी। प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे तो यहां पे कांस्टेंट के आ जाएगा, एम का पावर ए, एल का पावर बी, जी का पावर सी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्टली ये दोनों स्टेप यूज कर सकते हैं कि टी इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। अगली बार से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम इनको तीनों को अलग स्टेप में ना लिख के डायरेक्टली इस स्टेप से शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट, तो अपनी जगह पर मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके पावर से ए, बी और सी। तो इसके ए, बी, सी अगर हमने निकाल कर यहां पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। हमको करना क्या है? एम का जो पावर है, एल का जो पावर है और सी का जो पावर है, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। For that we will again use principle of homogeneity. Principle of homogeneity क्या कहता है कि if equation is correct, अगर हमारा equation correct है तो dimensions of left hand side must be equal to dimensions of right hand side, L to the power B, G to the power C। यहां पर constant का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन ऑफ मास टू द पावर ए, डायमेंशन ऑफ लेंथ टू द पावर बी एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर सी। टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन होगा कैपिटल टी। इसको हम m0, L0, टी भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा है मतलब टी का पावर 1 है। अब हमको पता है कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, मास के लिए कैपिटल एम का पावर ए, लेंथ के लिए किसी भी तरह का लेंथ हो कैपिटल एल का पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एल टी का पावर -2 होल का पावर सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c, t का पावर -2c। बेस सेम है यहाँ पर तो पावर से ऐड हो जाएंगे, m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर -2c। इतना सिंपल सा है ये। अब दोनों तरफ अगर इक्वल है तो दोनों तरफ जो पावर्स है वो भी इक्वल होंगे, दोनों तरफ के हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ हैंड साइड हमारा a की वैल्यू तो 0 आ गई, b प्लस सी की वैल्यू भी 0 आ रही है, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड -2c की वैल्यू t के पावर्स को कंपेयर करें तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2 आ गया। यहां पर से सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, तो b इज इक्वल टू 1/2 आ गया।
और a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वल होंगे अगर हमारा इक्वेशन करेक्ट है तो, इसलिए दोनों तरफ के डायमेंशंस निकाले, जो भी डायमेंशंस आए उसमें पावर्स को कंपेयर किया गया, अगर दोनों तरफ इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगे। पावर्स को कंपेयर करने पर हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। बस अब हमको क्या करना है, हमको इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट t इज इक्वल टू k m का पावर 0, l का पावर b मतलब 1/2 और g का पावर -1/2 विच इज इक्वल टू k। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं एक एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी लेकर चल रहा हूं, मतलब मास के ऊपर टाइम पीरियड आपका डिपेंड नहीं करता, फिर भी मैंने इसको डाला था तो इसका पावर 0 आया, मतलब ये अपने आप एलिमिनेट हो गया फ्रॉम द इक्वेशन। ये हो गया आपका l का पावर 1/2 अपॉन g का पावर 1/2, -1/2 था तो नीचे आ गया, और इसी को हम लिख सकते हैं √L अपॉन g। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2π√L अपॉन g। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमको कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन एक्चुअल फार्मूला बाकी फिजिकल टर्म्स को रिलेट कर लेगा। तो यहां पर हमारा खत्म होता है, फाइनल आंसर होगा हमारा t इज इक्वल टू k इंटू √L अपॉन g। इस तरीके से हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमको एक थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ये वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मान लीजिए न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन है, जिसको कि मैं एमकेएस सिस्टम में लेकर बनाता हूं। मान लीजिए हमको दिया है 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करने को हमको बोल रहा है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, केजी की जगह उसकी वैल्यू ग्राम्स में, 1000 ग्राम मीटर की जगह सेंटीमीटर डालकर। लेकिन अगर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम इसको सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट Q N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हाँ, आप किसी भी यूनिट में ले, यूनिट चेंज करेंगे तो बस नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का मेजर सेम रहेगा। अब यहां पर हम डालेंगे N1 इंटू डायमेंशंस ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 का डायमेंशंस क्या क्या है, केजी मतलब हो गया आपका मास, पावर कितना है आपका 1, उसके बाद मीटर मतलब लेंथ का पावर 2। ये अलग अलग यूनिट है तो इसको मान लीजिए मैं M1 कर लेता हूं, इसको L1 कर लेता हूं, इंटू इसको और जनरलाइज करके लिखते हैं लेट। हमको जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है इसमें आपका मास m1 है, लेंथ l1 है, टाइम t1 है, पावर है आपका a b c। जैसे कि मैंने लिया kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इस क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2 हो गया। इसको मुझे कन्वर्ट करना था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो मेरा m2 l2 t2। सेकंड वाले यूनिट में मास के लिए अलग, टाइम के लिए अलग और लेंथ के लिए अलग यूनिट्स मैंने यूज किए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पावर सेम होंगे। n1 इंटू m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c मस्ट बी इक्वल टू n2 इंटू m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। इसमें mlt क्या है, mlt मास, लेंथ और टाइम के जो यूनिट्स आपको दोनों सिस्टम में दिए हुए हैं वो है। आपको n1 तो दिया हुआ था, सपोज मैंने 10 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को निकाला, तो आपको n1 की वैल्यू यहां 10 दी हुई है। हमको निकालना क्या है, हमको n2 निकालना है, कितने ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो n2 के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, n1 अपनी जगह पर, ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 बाय m2 का पावर a होगा, l1 बाय l2 का पावर b होगा, t1 बाय t2 का पावर c होगा। आपको फाइनली इस फॉर्मूले तक पहुंचना है और आपको इसको याद करना है। n2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू इन सेकेंड यूनिट। n2 की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो आपको फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है n1,
उसके बाद मास के यूनिट्स का पावर ए, जो भी पावर आपको दिया हुआ है गिवन यूनिट्स का। L1 बाई L2 का पावर भी सेम होगा, L1 बाई L2 T1 बाई T2। इसमें M1 L1 T1 आपका गिवन यूनिट में होना चाहिए, गिवन यूनिट से, और ये कन्वर्ट्स जिसमें आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्शन यूनिट से। तो यहां पर अगर हम वैल्यू डालें, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो N1 की जगह हमको दिया है 10, M1 मास दिया हुआ है केजी में, तो यहां पर आ जाएगा केजी। सेकंड सिस्टम में सेकंड यूनिट में आपको मास दिया है ग्राम में, तो केजी बाय ग्राम का पावर ए की वैल्यू 1। इसी तरीके से L1 बाय L2 मीटर बाय सेंटीमीटर, इसका भी पावर 1 है, और टाइम है आपका सेकंड बाय सेकंड, इसका पावर आपका है -2। तो 1 kg कितना होता है, 1 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1। मीटर को लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का पावर 1, और ये 1 का पावर -2। इसको काटेंगे, ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 10 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 का पावर 6। तो N2 की वैल्यू हमको मिल गई 10 का पावर 6, डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे तो 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 6 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिलेशन एक्चुअल में होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये जो है इसको कंबाइन करके हम डाइन कहते हैं और इसको हम न्यूटन कहते हैं। तो अगर 10 न्यूटन लूंगा तो कितना आएगा, 10⁶ डाइन के बराबर आएगा, जिसको कि हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला के कॉन्सेप्ट से कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए होंगे। बहुत ही इजीली हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की विद सम एग्जांपल्स। अब इसके लिए न्यूमेरिकल का सीरीज हम अलग से करेंगे, उससे पहले हम एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सारे 17 क्वेश्चंस, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फिर एक राउंड और हम नीट के लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो इस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नीट और जेईई की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसमें आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। मैं हूं उमेश शर्मा, ये मेरा 27वां साल है मैथमेटिक्स और फिजिक्स थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हुए। तो मेरे अनुभव के साथ में बने रहें, ये पूरा सेशन हमारे साथ कंप्लीट करें और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। इसके साथ में हम आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक तरीके से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में किसी बड़े कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना सिखाएंगे। हम अपना 12th का भी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके चैप्टर 1 के सारे वीडियोस बन चुके हैं। यहाँ पर हमारे क्लास 11 का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर 0 के भी 2 वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, जिसको कि आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले। तो इसी तरीके से हमारे साथ इस जर्नी में बने रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के डिस्कस करें। जो भी टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको हमारे चैनल पे कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।